हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आज की जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब ये हमारे क्या है कि फ्यूचर से रिलेटेड हो गया है। एंड आपने अगर थंबनेल देख के क्लिक किया है तो आई होप कि आप जानना चाहते हो कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंटली बीएससी नर्सिंग पास आउट किया है। मैं भी अभी रिसेंटली बीएससी नर्सिंग पास आउट हुई हूँ फ्रॉम द पटना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस। ठीक है, जितने भी फ्रेशर हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन सा फील्ड अभी चूज़ करना चाहिए, कौन सा फील्ड अभी नहीं चूज़ करना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली में ऑलरेडी कोई गॉड फादर है, लाइक वो या तो नर्सिंग फील्ड में है या फिर मेडिकल फील्ड में है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी फैमिली में कोई गॉड फादर नहीं है, या ना तो वो मेडिकल फील्ड से हैं ना तो वो नर्सिंग फील्ड से हैं। तो बट क्या है कि मैं भी उनमें से ही हूँ जिनके कोई गॉड फादर नहीं है, या तो चाहे वो नर्सिंग फील्ड हो चाहे मेडिकल फील्ड हो। मैं अपनी फैमिली से सिंगल हूँ जो मैंने नर्सिंग फील्ड को चूज़ किया था। ठीक है, मैं क्या है ना कि ऑलरेडी मैं हॉस्पिटल ड्यूटी कर चुकी हूँ। जब थर्ड वेव आया था कोरोना, मतलब कि कोविड का, उस टाइम पे हम थर्ड ईयर में थे स्टार्टिंग के, तो उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल ड्यूटी कर चुकी हूँ। तो अभी मैं आज जो भी मतलब शेयर करूँगी वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि हमें क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हॉस्पिटल बेस्ड है, बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि टीचिंग बेस्ड है। तो आज हम कुछ डिफरेंस देखते हैं कि हॉस्पिटल एंड टीचिंग में। उसके बाद आई होप कि आपको अपने डिसीजन को लेने में ज़्यादा इजी होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल करना चाहिए आइदर टीचिंग करना चाहिए। ठीक है, फर्स्टली हम इसमें डिवाइड करते हैं हॉस्पिटल एंड टीचिंग में, ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये है हॉस्पिटल, ठीक है। देन इस साइड हम लेते हैं टीचिंग। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं रिज्यूम से। ठीक है, रिज्यूम दोनों साइड। रिज्यूम से ये हॉस्पिटल का हम देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। या आइदर वो हॉस्पिटल हो, आइदर वो टीचिंग हो, या फिर कॉलेज हो, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले रिज्यूम देना होता है। तो सबको वहाँ पे क्या होता है कि इंटरव्यू में आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी आपका इंटरव्यू वगैरह होगा उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्या होगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कैथेटराइजेशन होगा, एनजी ट्यूब इंसर्शन होगा, एंटीबायोटिक्स पूछे जाएंगे आपसे, इमरजेंसी ड्रग्स पूछे जाएंगे आपसे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूछा जाएगा, इंजेक्शन पूछे जाएंगे, साइट ऑफ इंजेक्शन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, और बैंडेज वगैरह पूछा जाएगा। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन आते हैं जो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं टीचिंग की। तो टीचिंग में कौन कौन से आपके क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आप रिज्यूम दो। ठीक है, रिज्यूम देने के बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होता है। तो इसमें इंटरव्यू जो होती है वो ओनली थियरी बेसिस पे होती है, जिसमें आपका जो है ओबीजी सब्जेक्ट हो सकता है, एनाट एंड फिजियो हो सकती है। ठीक है, उसके बाद सीएचएन हो सकता है, एक और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, रिसर्च मैनेजमेंट, एमएसएन। इसमें से कोई आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, कि आप इसको प्रिपेयर करके आओ एंड देन डेमो क्लासेस दो। ठीक है, अभी हम दूसरा बात करते हैं सिलेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए ऐड करते हैं, दोनों साइड हम सिलेक्शन का बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका रिक्वायरमेंट बेस पे तो होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है कि आपके पास कितनी एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस बेस पे मैक्सिमम यहाँ पे लिया जाता है। यहाँ आपको कितना सीखना है वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ आपने कितना पढ़ा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, इस टीचिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी सिलेक्शन तो होगी, रिक्वायरमेंट तो जरूरी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट होगा तभी कोई आपको रखेगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस से ज़्यादा आपकी क्वालिटी, आपका नॉलेज देखा जाता है, आपका वे ऑफ टीचिंग देखा जाता है। आप कितना जो एजुकेशन जो है वो डिलीवर कर सकते हो, बच्चा कितना जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्वालिटी। ठीक है, नॉलेज। ठीक है, वे ऑफ टीचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा हम बात करते हैं वर्कलोड कितना होता है। ये मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। ठीक है, वर्कलोड कितना होता है हॉस्पिटल में एंड टीचिंग में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हॉस्पिटल से ज़्यादा वर्कलोड मुझे लगता है कि किसी भी काम में नहीं होगा, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो उस टाइम पे क्या है कि आपको हर एक चीज़ अपने सीनियर से पूछ के करना होगा, या फिर आइदर आपको बेड वगैरह भी कभी कभी चेंज करना पड़ता है, आपको मेडिसिन वगैरह देना होगा, या आपको ब्लड प्रेशर चेक करना होगा, कुछ भी आपको काम करना होगा तो आपको सीनियर से पूछना है, क्योंकि क्या है कि यहाँ लाइफ को सेव करना है। अगर आप एक मिस्टेक करते हो तो वो मिस्टेक आप मतलब कि क्या है, आप जॉब से भी आपको निकाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे और
बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसमें आपका गलती नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग तो बोलते हैं कि नहीं इससे गलती की वजह से हुआ है, ये भी मैं फेस की हूँ। तो ये सभी चीज़ आपको देखना पड़ता है। तो आपको हर टाइम पे जब तक आप एक सीनियर स्टाफ नहीं बन जाते हो, आपको एक टेंशन रहता है कि कब मेरी जॉब चल जाए, कब मुझसे क्या गलती हो जाए। तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा लोड रहता है। एंड इसमें क्या है कि आपका हेल्थ भी बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है, वर्कलोड की वजह से। एंड यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर आएगा राउंड पे, जो भी डॉक्टर आते हैं वो आपसे सीनियर स्टाफ की तरह बिहेव करेंगे। कुछ कुछ तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे जैसे लगेगा कि मैं तो पहली बार सुन रही हूँ या फिर मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो उस टाइम पे क्या है कि वो लोग गुस्सा करते हैं कि आप क्यों आए हो, तुमको कुछ नहीं आता है, ये वगैरह वगैरह। तो आपको सुनना बहुत पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपको झेलना है हॉस्पिटल फील्ड में। लेकिन वर्कलोड का बात करते हैं, अगर टीचिंग में वर्कलोड का बात करते हैं, यहाँ पे वर्कलोड होता है लेकिन ओनली पेपर वर्क का वर्कलोड होता है। अगर यहाँ पे आपसे कोई भी मिस्टेक होता है तो ठीक है, जाहिर है आपको सुनना तो पड़ेगा। लेकिन ये क्या होता है ना कि वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप अपने स्टूडेंट को अच्छे नॉलेज दे रहे हो, अच्छी वे ऑफ टीचिंग आपका बहुत अच्छा है, तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो, कैसे स्टूडेंट को हैंडल करते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी थियोरी मतलब कि बेस पे ही क्वेश्चन पूछता है आपसे, अगर कोई बाहर वाला आता है तो अगर आपका थियोरी अच्छा है तभी आप टीचिंग कर रहे हो, या फिर अगर आप, क्योंकि बच्चे को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या होता है ना कि आपको मतलब पढ़ाने के लिए खुद पहले पढ़ना होता है। तो उस टाइम पे आपका थियोरी वगैरह सारा कुछ क्लियर रहता है, तो कोई भी आगे बाहर से पूछता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ आपका हेल्थ भी मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ थोड़ा देखा जाता है हॉस्पिटल टीचिंग लाइन। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं रूटीन की। क्या रूटीन है या फिर क्या टाइम है हॉस्पिटल में एंड क्या टाइम है टीचिंग में। तो रूटीन का बात करते हैं, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। तो जिसमें जो होता है वो मॉर्निंग जो होती है वो 7 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है। एंड इवनिंग जो होती है वो 2 बजे से लेकर 9 बजे रात तक होती है। एंड नाइट जो होता है वो 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक होती है। टोटल जो होता है वो 7 घंटे का ड्यूटी होता है। इसमें जो होती है वो टीचिंग में अगर देखा जाए तो इसमें 10 बजे से लेके आपको 4 बजे तक क्लास में रहना पड़ता है। एंड टोटल जो है वो आपको 6 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है। और इसमें जो होती है नाइट ड्यूटी नहीं होता है, इसमें आपको नाइट ड्यूटी इंक्लूडेड नहीं रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छुट्टी के लिए, ठीक है, कि आपको इसमें छुट्टी कैसे मिलती है हॉस्पिटल में एंड टीचिंग में। तो हॉस्पिटल में क्या है कि आपको 26, ऐसा बोला जाता है कि आपकी जितनी भी सैलरी लगाएंगे वो सिर्फ 26 दिन का होता है, बाकी 4 दिन आपको मंथ में छुट्टी मिलता है। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है। वहाँ पे आपको अगर मैक्सिमम टाइम पे मतलब मैक्सिमम आपको तब छुट्टी मिलता है जब आपको एकदम इमरजेंसी हो या फिर एकदम ज़रूरी हो वहाँ पे जाना, तब। अदरवाइज आपको छुट्टी नहीं मिलेगा। अगर आप फ्रेशर हो और उस टाइम पे आप छुट्टी लेते हो तो आपका नौकरी भी जा सकता है, आपकी जॉब भी जा सकती है, जब तक कि आप एक सीनियर पर्सन। में क्या होती है कि आपको वीक में एक छुट्टी मिल जाती है आपको रिलैक्स करने के लिए। सैटरडे को आपका, संडे को छुट्टी मिलती है, सैटरडे को आपका जो होता है वो हाफ टाइम ही रहता है। एंड यहाँ पे जो है छुट्टी मिलना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं होता। आप छुट्टी ले सकते हो, यहाँ पे मैनेज हो जाता है। जो भी आपके सीनियर टीचर या फिर जो भी क्लासमेट्स वगैरह टीचर जो है वो आपके जो बदले में वो टीचिंग करा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब कि अच्छा मतलब यहाँ पे है टीचिंग में। दूसरा हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी हम बात करते हैं टीचिंग हॉस्पिटल में एंड टीचिंग में। अगर आप फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आता, ना आपको थियोरी आती है ना आपको प्रैक्टिकल आता है, उसके बावजूद आप सीखने गए हो वहाँ पे, तो आपका सैलरी जो होता है मैक्सिमम 10+ से स्टार्ट करता है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं देगा। यहाँ पे आपको क्या है कि आपको प्रैक्टिकल उतना अच्छा से नहीं आता है थोड़ा बहुत, लेकिन थ्योरी आपकी बहुत अच्छी है, आपकी आती है, आप पढ़ा सकते हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा है आपका। तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो होता है मतलब मैक्सिमम जो होता है वो 15+ यहाँ पे स्टार्ट करता है। इसमें क्या है कि ये आपकी फिक्स रहती है, एटलीस्ट 1.5 ईयर तक आपकी सैलरी फिक्स रहती है, ठीक है। सो ये सारा चीज़ तो मैंने बोला कि इसमें डिफरेंस मैंने बताया कौन सा, कि इसमें क्या करना होता है हॉस्पिटल में, देन टीचिंग में क्या करना होता है। अब जो ओपिनियन एक्चुअली होना चाहिए, जिस टॉपिक में मैं बात कर रही थी कि कौन सही है कौन सही नहीं है हमारे लिए जब हम फ्रेशर हैं, तो इस टॉपिक पर बात करते हैं कि कौन गुड है कौन बैड है, मतलब इस पे। तो सबसे पहले हॉस्पिटल में हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि आपको हर रोज सेम काम करना पड़ता है। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं बोल सकते आप, चाहे आइदर वो सही है आइदर वो गलत है, आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है, आपको जो है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपके जो भी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है वो आपका सिर्फ प्रैक्टिकल स्ट्रांग होता है, आपका थ्योरेटिकल बेस कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल में हर एक चीज़ यूज़ नहीं की जाती है। बस वही चीज़ें यूज़ होंगी जो आपका प्रैक्टिकल होगा, लाइक इंजेक्शन होगा, कैथेटाइजेशन होगा, एनजी ट्यूब होगा, ओरल केयर हो गया, माउथ केयर हो गया, डेंटल केयर हो गया, ठीक है, हेयर केयर हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया। तो वही चीज़ें यूज़ की जाएंगी जो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बेसिस है। आप उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप हॉस्पिटल में काम करते हो, नाइट ड्यूटी करने के बाद आपका
इतना मेंटलिटी आप इतना डिस्टर्ब हो जाते हो कि आप कुछ काम करने का मन नहीं करता, इरिटेशन अजीब सा हो जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम आप नहीं कर सकते हो। दूसरा बात, अगर आप जॉब के साथ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, सोच रहे हो कि मैं हॉस्पिटल ज्वाइन करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर सकूँ, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपके लिए इतनी हेक्टिक हो जाएगी कि आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है ना कि आपका हर टाइम रूटीन चेंज होगा। अगर एक टाइम मॉर्निंग होगा, एक टाइम इवनिंग होगा, एक टाइम नाइट होगा, तो उस तीनों टाइम में आपका बार बार रूटीन चेंज होगा स्टडी का, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। और आप रूटीन चेंज करने की वजह से आपकी सेल्फ स्टडी जो होती है वो नहीं हो पाएगी प्रॉपर्ली जितना होना चाहिए। दूसरा, आपके हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा स्टडी करने का। दूसरा हम बात करते हैं कि टीचिंग में यहाँ पर हर रोज आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे हर काम आपको आप पे भी डिपेंड करता है। आपके क्लासरूम में आप किस तरीके से अपने स्टूडेंट को हैंडल करते हो, क्या सिचुएशन मेंटेन करते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत कम सुनना पड़ेगा। आप यहाँ पे राइट या रॉन्ग आप अपना एडवाइस दे सकते हो, सजेशन भी आप दे सकते हो। यहाँ पे अगर आपकी सारी थियोरी कंप्लीट, मतलब कि थियोरी कंप्लीट होगा, जो हमने काफ़ी सारी थियोरी हमने अपने बदमाशी की वजह से नहीं पढ़ी, कुछ हमारे टीचर अच्छे नहीं थे, कुछ लॉकडाउन की वजह से हमारे सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं हो पाए, तो यहाँ पे क्या है, आपका बेस पहले तो स्ट्रांग होगा, सारे थियोरी आपके कंप्लीट हो गए, उसके आपका एजुकेशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, हर एक साइड से आप में इंप्रूवमेंट मिलेगी। टीचिंग लाइन में हर एक चीज़ से आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। यहाँ पर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर सकते हो। मान लो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, उस सब्जेक्ट को अपने स्टूडेंट के साथ आप शेयर कर सकते हो, आप उससे पढ़ा सकते हो। मान लीजिए मैंने एमएसएन में ली हूँ सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, और मैं एमएसएन में ही रिवीजन कर रही हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो उस टॉपिक को मैं अपने स्टूडेंट से पढ़ाऊंगी तो मेरा ही रिविजन होगा। ठीक है, मेरा ही बेस स्ट्रांग होगा। इसमें आपका जो उतना टेंशन आपको नहीं रहता है कि मुझे हॉस्पिटल में है कि टेंशन है कि अभी मैं ये प्रैक्टिकल काम कर रहा हूँ, घर जाकर मुझे थियोरी पढ़ना है। यहाँ पे क्या है कि मैं थियोरी ही पढ़ रहा हूँ घर पे, और क्लास में जाकर मुझे थियोरी ही पढ़ानी है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल भी बहुत जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी थियोरी है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल तो 6 महीने में सीख जाएंगे, लेकिन हम 6 महीने के अंदर पूरे 4 साल का थियोरी नहीं पढ़ सकते। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पे आपका हेल्थ भी थोड़ा मेंटेन रहता है, ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, देन उसके बाद जो है मेन ओपिनियन का बात करते हैं कि एक्चुअली में हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, देखो मैं भी पहले यही सोचती थी कि नर्सिंग लाइन में हूँ तो मैं क्यों टीचिंग करूँ, मैं टीचिंग नहीं करूँगी यार, मैं तो हॉस्पिटल ज्वाइन करूँगी, मैं इंजेक्शन वगैरह देखूँगी, मैं पेशेंट देखूँगी। ठीक है, लेकिन बट जब मैं मतलब कि हॉस्पिटल ज्वाइन की, उस टाइम पे मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ठीक है, जो भी इमेजिनेशन आप बोल सकते हो, जो बोल सकते हो। पहली बात, अगर आपको अच्छी हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं करते हो या फिर अच्छी हॉस्पिटल आपको नहीं मिलती है, तो आपको रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा एज ए नर्सिंग स्टाफ। ठीक है, और दूसरा बात कि अगर आप टीचिंग में जाते हो, वहाँ पे अगर आप मतलब ज्वाइन करते हो, आपको रिस्पेक्ट मिले ना मिले, कोई आपके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी आपके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। एंड एक और अच्छी चीज़ है टीचिंग में कि आप यहाँ पे क्या है कि अपने मनपसंद के कपड़े पहन के जा सकते हो। ठीक है, एंड आप अपने स्टाइल में जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल का खुद का एक यूनिफॉर्म होता है, आपको वही पहनना होता है। कोई भी ज्वेलरी नहीं पहन सकते आप, कोई भी बाल कड़े हेयर स्टाइल करके नहीं जा सकते, आपको जुड़ा करना है। ठीक है, बहुत सिंपल से आपको जाना है। अब बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि इतने सारे डिमेरिट्स है तो हम क्या चूज़ करें, या फिर आपने क्यों हॉस्पिटल चूज़ किया था, हम क्या करें, हॉस्पिटल करें या फिर टीचिंग करें, कि हम कुछ ना करें, आप ही बताओ। तो ये भी मैं आपको डाउट क्लियर कर देती हूँ। अगर आपका सिलेक्शन हॉस्पिटल के अंदर आपके थियोरी बेसिस पे हुआ है, मान लीजिए आपको प्रैक्टिकल नहीं आता, आपने टीचिंग किया 6 महीना या फिर 1.5 ईयर आपने टीचिंग किया, उसके बाद आपने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, तो उस टाइम पे आपका थियोरी, आपका बेस, हर चीज़ आपका स्ट्रांग रहेगा। तो उस बेसिस पे अगर आपका सिलेक्शन होता है नॉलेज के बेसिस पे, तो हॉस्पिटल में क्या होता है ना कि जितने भी नर्सिंग स्टाफ होते हैं, अगर उन सबसे ज़्यादा आपका नॉलेज अच्छा है, आपका बेस स्ट्रांग है, तो हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, हर कोई आपको कुछ ना कुछ मतलब आपसे सीखना चाहेगा। कि या फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी कॉलेज नहीं जाते हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेके हॉस्पिटल ज्वाइन करने लगते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए, तो वो लोग भी आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे कि थियोरी में ये सब इस टॉपिक के बारे में बताओ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा था, जब मैं काम करती थी तो एक बहुत लोग ऐसे थे, सीनियर थे काफ़ी, बट उन्होंने कॉलेज अभी रिसेंटली ही एडमिशन लिया था, तो उनको थियोरी नहीं आती थी, तो वो बहुत मुझसे क्वेश्चन करते थे। तो ऐसे भी आपको रिस्पेक्ट मिलता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। और क्या है ना कि और ये सभी पॉसिबल तभी होगा जब आपका बेस अच्छा होगा, आपके सारे थियोरी कंप्लीट होंगे। क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत कम एक्सपीरियंस वाले भी लोग रहते हैं। तो अगर आप देखो, तो अक्सर रिस्पेक्ट और वैल्यू उनको मिलती है ना, जो मतलब कि जो पेशेंट को की कंडीशन को देख कर समझ जाते हैं कि इनको क्या करना है और इसके लिए क्या करना चाहिए, इनको क्या हुआ है।
सो डॉक्टर भी ऐसे स्टाफ पे बिलीव करते हैं या फिर सोचते हैं कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये जो है वो मेरे पेशेंट को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप मतलब कि ऐसे स्टाफ के सामने फ्रेशर की क्या ही वैल्यू, आप ही बताओ। हाँ, बट सीखना भी जरूरी है, ये मैं भी मानती हूँ, बट आपको फर्स्टली 1.5 ईयर तक कहीं भी टीचिंग करनी चाहिए। उसके बाद ही आप कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करो, फिर आपका थियोरी बेस की वजह से जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी आपको प्रैक्टिकल सिखाने के लिए मना नहीं करेगा, एंड देन आपको खुद पे ही बहुत प्राउड फील होगा कि चलो मुझे इतना थियोरी आती है जिसकी वजह से आज मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। बट टीचिंग से आपको मतलब अगर आगे जाना है, आप आगे जाना चाहते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो बहुत ऐसे तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, आप कंटिन्यू टीचिंग कर सकते हो। ठीक है, आप टीचिंग जो है वो अपना कंटिन्यू कर सकते हो, अपने स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने थियोरी बेस को कंप्लीट कर सकते हो, अपने MCQ पढ़ सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हेक्टिक वगैरह नहीं होता है। ठीक है, बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मुझे इंजेक्शन या फिर मेडिसिन वाला काम करना है तो क्यों ना मैं अच्छी जगह करूँ, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बन के करूँ। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आप अपने टीचिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो अगर, तो आप नॉर्सेट का प्रिपरेशन भी कर सकते हो, जो मैं अभी नॉर्सेट 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड अगर आपको नॉर्सेट से रिलेटेड या फिर अदर नर्सिंग से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप फ्रेशर हो तो, टीचिंग या फिर हॉस्पिटल। ओके।